ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में एएसआई के सर्वे को करने से रोक दिया फिलहाल। और देश की सबसे बड़ी अदालत का आदेश 26 जुलाई बुधवार की शाम 5 बजे तक प्रभावी रहेगा। और 4 घंटे तक चले इस सर्वे के दौरान अंदर क्या क्या हुआ, ये रिपोर्ट देखिए। ज्ञानवापी सर्वे पर क्यों लगी रोक? सर्वे टीम का दाखिला, अंदर क्या क्या मिला? सनातन के चिन्ह, मस्जिद पर प्रश्न चिन्ह। सर्वे के दौरान क्या क्या हुआ? अयोध्या तो बस झांकी है, काशी मथुरा बाकी है, यह नारा आपने खूब सुना होगा। अब हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि इस नारे में काशी यानी वाराणसी का जिक्र क्यों है। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मस्जिद का 32 साल पुराना केस एक बार फिर सुर्खियों में है। हालांकि इसका इतिहास 350 साल से भी ज्यादा पुराना है, लेकिन इसका विवाद आज तक खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है। कोर्ट के आदेश के बाद एएसआई की टीम ज्ञानवापी का सर्वे करने पहुंची थी, लेकिन मुस्लिम पक्ष ने इस सर्वे पर रोक की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और कोर्ट ने सर्वे पर 2 दिन के लिए रोक लगाते हुए मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट जाने को कहा। अंदर भी हुआ है, बाहर भी हुआ, ऊपर भी हुआ है। अंदर जहाँ उन लोग का मस्जिद है, वजू खाना इस तरफ पूरा हुआ है। अभी अंदर ताला बंद था, ताला नहीं लोग खोल रहे थे, गायब थे। नहीं ताला नहीं खुला है। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब नाप रहे थे, पूरा अच्छे से मतलब कर रहे थे। हम लोग संतुष्ट हैं उनकी से। जी हाँ, पूरे परिसर का मेजरमेंट हुआ। कैमरे लगाए गए थे, ऊपर से एक लगाए गए थे, उससे पूरा हो रहा था पूरा। हम लोग सुबह 7 बजे 6:30 बजे आ गए थे। हम लोग को पहले चेक कर लिया गया। चेक करके हम लोग अंदर प्रवेश कर गए। चारों बाद में सीता साहू, मंजू व्यास, रेखा पाठक, लक्ष्मी देवी हम लोग थे और अधिवक्ता में हम सुभाष चंद्र चतुर्वेदी थे। और उसके बाद उनके 42-43 की टीम थी। टीम के उन्होंने पूरा नेतृत्व जो है आलोक तिवारी अधिकारी थे जो पुरातत्व विभाग के नेतृत्व कर रहे थे। उन्होंने पहले जिला कोर्ट के आदेश को उन्होंने अवलोकन किया। अवलोकन करने के बाद हम लोग से रूबरू हुए। रूबरू होने के बाद उन्होंने हम पूरे परिसर का अवलोकन किया और विवादित पॉइंटों को हम लोगों ने बताया। विशेष करके पश्चिमी दीवार है, यहाँ धबधब की आवाज आती है, या दीवार को यहाँ दरवाजे को ऐसे बंद कर दिया गया, यहाँ मुझे संदेह है। उन्होंने अवलोकन करने के बाद अपने नाप जोख किया। नाप जोख करने के बाद उन्होंने जो है अपना मशीन रडार वडार जो था बैठाना शुरू कर दिया था और कार्रवाई आगे चल रही थी, बिना बाधा की चल रही थी। इसी बीच में जिलाधिकारी महोदय बीच में आए थे, आयुक्त महोदय आए थे और पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी यहाँ उपस्थित थे। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया कि 26 तारीख तक के लिए कार्रवाई रोक दी जाती है। हम लोग ज्ञानवापी परिसर के सर्वे को लेकर स्वामी दीपांकर का बयान सामने आया है। स्वामी दीपांकर ने कहा है, आज नहीं तो कल सत्य सामने जरूर आएगा। यह तो लटकाने और भटकाने की नई नीति है। आज सुबह से ही पुरातत्व विभाग का वहां पर जांच जारी था और वो सर्वे कर रहे थे, पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया कि 26 तारीख तक ये सुनवाई ये कार्य रोक दिया जाए पुरातत्व विभाग का। तो इस पर 26 तक रोक लगा दिया गया। रोक तो लग गया, मगर रोचक ये है कि गलत तथ्य देकर रुकवाया गया कि वहां पर खुदाई हो रही है। वहां कोई खुदाई नहीं हो रही थी, वहां सिर्फ फोटो लिया जा रहा था, सैंपल लिया जा रहा था, कोई खुदाई नहीं हो रहा था। मगर हाँ, इतना जरूर है कि आप आज रोकिए, कल फिर सत्य सामने आएगा कि मंदिर है या मस्जिद है या शिवाला, ये सच बता ही देंगे। पूछेगी जब अदालत तो पत्थर गवाही देंगे। अब 100 करोड़ लोगों की आस्था की अपनी गवाही है और चिल्लाती हुई शिलाओं की दीवारों की अपनी गवाही है। कौन सी दीवारों पर घंटियां बनी होती हैं, त्रिशूल बने होते हैं, कमल बना होता है, किन दीवारों पर मस्जिद की मंत्र लिखे होते हैं। तो ये तो सत्य सामने आज नहीं तो कल आएगा। मगर मैं समझता हूं कि ये फिर से लटकाने और भटकाने की नई रणनीति प्रारंभ हुई है। ज्ञानवापी को लेकर एससी के फैसले के बाद मुस्लिम पक्ष को थोड़ी राहत मिल गई है। इस मामले में मुस्लिम पक्ष का कहना है कि हाई कोर्ट में मजबूत साक्ष्य पेश करेंगे ताकि सर्वे आगे न हो सके। कि हाई कोर्ट में हमारे अधिवक्ता नकवी साहब हैं,
जो ऑब्जेक्शन हम लोग का लीगल था लगभग वही ऑब्जेक्शन हाई कोर्ट में भी रहेगा। अब नकवी साहब हाई कोर्ट के लड़ने अधिवक्ता हैं, एक्स्ट्रा में कौन सा और ऑब्जेक्शन वो ऐड करते हैं ये वही जाने। 2 दिनों का जो समय मिला है, तो क्या आपको लगता है इन 2 दिनों के अंदर आप सर्वे को स्टे करा ले जाएंगे, क्योंकि 2 दिनों के बाद सर्वे जो है शुरू हो जाएगा? देखिए, हम लोग का प्रयास ये है कि इस ऑर्डर के खिलाफ जो रिवीजन ऑनरेबल हाई कोर्ट में दाखिल होगा उसमें ऑपरेशन ऑफ द ऑर्डर लोअर कोर्ट के स्टे कराने का भी एप्लीकेशन होगा। उम्मीद ये है कि जिस तरह से सर्वे कराने में जल्दी की गई, प्रोसीजर को फॉलो नहीं किया गया, ऑनरेबल हाई कोर्ट स्टे कर सकती है। ज्ञानवापी परिसर में कोर्ट ने मस्जिद में एएसआई के सर्वे पर 26 जुलाई यानी 2 दिन तक रोक लगा दी है, जिसके बाद तमाम तरह की प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। मुस्लिम धर्मगुरु फिरंगी महली ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ज्ञानवापी केस के सिलसिले में जो एएसआई सर्वे पर 26 जुलाई को शाम के 5 बजे तक रोक लगाई है, उसको हम लोग वेलकम करते हैं, उसका खैर मकदम करते हैं। और उसी के साथ साथ जो मुस्लिम साइड को ये डायरेक्ट किया है कि अपना केस इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने फाइल करें, हम लोग को पूरी उम्मीद है कि उसमें इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। ज्ञानवापी मंदिर है या मस्जिद, इस मुद्दे पर विवाद काफी समय से चल रहा है। वाराणसी जिला कोर्ट की ओर से ज्ञानवापी सर्वे का आदेश दिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगा दी। एससी के आदेश से जहां एक तरफ मुस्लिम पक्ष को राहत मिली है, तो वहीं दूसरी तरफ हिंदू पक्ष का कहना है कि आज सर्वे रुका है, लेकिन कल सच सबके सामने आ जाएगा। टीम न्यूज स्टेट। ज्ञानवापी मामले को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। फिलहाल कोर्ट ने 26 तारीख तक एएसआई सर्वे पर रोक लगाई है और इस मामले में हमारे संवाददाता ने यूपी सरकार के मंत्री असीम अरुण से खास बातचीत की है। सुनिए। ज्ञानवापी में हो रहे सर्वे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार तक रोक लगा दी है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री असीम अरुण जी। सुप्रीम कोर्ट के इस तरीके से के फैसले को आप कैसे देखते हैं? पहला ये फैसला नहीं है, ये एक न्यायिक प्रक्रिया है और जनपद न्यायालय द्वारा बहुत ही अच्छे तरीके से इस पूरे केस को देखा जा रहा है। वैज्ञानिक साक्ष्य संकलन कराया जा रहा है, विशेषज्ञतापूर्ण तरीके से हो रहा है। इसमें जो पक्ष इसको स्वीकार नहीं कर रहा है और चंद लोग ऐसे हैं, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आपको पहले उच्च न्यायालय इलाहाबाद प्रयागराज जाना चाहिए और तब तक के लिए उन्होंने सर्वे को रोकने के लिए निर्देश दिया है। इसके अलावा अगर बात की जाए तो समाजवादी पार्टी के सांसद हैं शफीक उर रहमान बर्क, उन्होंने कहा है कि हमारी मस्जिदों को टारगेट किया जा रहा है और लगातार ऐसा हो रहा है, आवश्यकता पड़ने पर हम कोर्ट का भी आदेश नहीं मानेंगे। ये कोई नई बात नहीं है, समाजवादी पार्टी तो ये हमेशा से करते ही रही, न्यायालय की उन्होंने कभी सम्मान नहीं किया। पूरे उत्तर प्रदेश में रोहिंग्या मुसलमानों के खिलाफ यूपी एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई जारी है। 6 जिलों के कार्रवाई के दौरान एटीएस ने 74 रोहिंग्याओं को गिरफ्तार कर लिया। ये रिपोर्ट देखिए। रोहिंग्याओं के खिलाफ एक्शन तेज, यूपी एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई। 6 जिलों में 74 रोहिंग्या गिरफ्तार। प्रदेश में रह रहे रोहिंग्याओं के खिलाफ यूपी एटीएस एक्शन में है। यूपी एटीएस ने रोहिंग्याओं के खिलाफ सोमवार को बड़ा अभियान चलाया। इस अभियान में एटीएस ने कुल 74 रोहिंग्याओं को 6 जिलों से गिरफ्तार किया है, जिसमें सहारनपुर से 2, जबकि हापुड़ से 16, मेरठ से 4, जबकि अलीगढ़ से 17 रोहिंग्याओं को एटीएस ने गिरफ्तार कर लिया। साथ ही मथुरा से सबसे अधिक 31 लोगों को एटीएस ने धर दबोचा है। 2015 में यहाँ लाई, किस तरीके से तो मेरा गांव में लड़ाई 2012 में लड़ाई होगी, तो उसके बाद 2015 में मेरा सड़ी आ गई।
घंटे घर के दरवाजा खटखटे, चारों तरफ से गीले ना करे, इंटरव्यू के लिए ले जा रहे हैं। इंटरव्यू के लिए बोल के यहाँ ले आया, सुबह से अभी पानी तक ना पिया और ने कहा करे जेल चलो। तो आप आए किस जगह थे, रहने वाले किस जगह के? हम बर्मा के हैं, हम छोटे थे सर, हमारे साथ बहुत सारे लोग आए। यहाँ तक आए, हमारे बर्मा पे झगड़ा हो रहा था, इसलिए हम यहाँ जान बचाने के लिए आए और यहाँ पे जान बचाने भी मुश्किल हो रहा सर। यहाँ से बहुत मुश्किल था, हमें सुबह सोने भी नहीं दिया, सुबह सुबह जाकर हम लोग को पकड़ के थाना में लेके आए। एटीएस व अलीगढ़ पुलिस के ज्वाइंट ऑपरेशन में थाना कोतवाली नगर के मखदूम नगर क्षेत्र में अवैध रूप से प्रवास कर रहे 7 पुरुष व 10 महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है। पूछताछ पर इनसे पता चला कि ये मूलतः म्यांमार के रहने वाले हैं। पूर्व में भी जिला पुलिस द्वारा वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय के दिशा निर्देशन में इन लोगों पर कार्रवाई हेतु अभियान चलाए गए हैं। उधर 6 जिलों में एटीएस की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बीच सबसे अधिक 31 रोहिंग्या मथुरा से धरे गए। योगी सरकार लगातार रोहिंग्याओं पर शिकंजा कसती जा रही है और आज सुबह होते ही यूपी एटीएस ने यहां पर छापामार कार्रवाई की। देखिए, ये रोहिंग्याओं की बस्ती है, बड़ी तादाद में यहां पर रोहिंग्या रह रहे थे और बताया जा रहा है करीब 2 से 3 साल हो गए इस बस्ती को बने हुए, तो यहाँ पर बड़ी तादाद में रह रहे थे। क्या स्थानीय पुलिस को इसकी खबर थी या नहीं, खुफिया विभाग जो लोकल इंटेलिजेंस है वो क्या कर रही थी? बताया जा रहा है कि 127 के करीब रोहिंग्याओं पर रिफ्यूजी कार्ड थे। बाकी जो लोग यहाँ रह रहे थे वो कैसे रह रहे थे, किस तरीके से उन्होंने दस्तावेज बनाए थे, कई अनसुलझे सवाल है जिनको एटीएस सुलझाने का प्रयास कर रही है। जो लोग हिरासत में लिए हैं उनसे लगातार पूछताछ की जा रही है और यह भी पता किया जा रहा है कि इन लोगों को शरण किस किस ने दी थी। अब यूपी एटीएस इस पूरे मामले का खुलासा करेगी, लगातार उन लोगों से पूछताछ कर रही है। कई अहम सुराग बताया जा रहा है कि यूपी एटीएस के हाथ लगे हैं। मथुरा में कार्रवाई के दौरान पुलिस ने बड़ी संख्या में कई बांग्लादेशियों को हिरासत में ले लिया। साथ ही जो दस्तावेज बांग्लादेशियों से एटीएस को मिले हैं उससे एटीएस संतुष्ट नहीं है। बताया जा रहा है कि ये दस्तावेज फर्जी तरीके से तैयार किए गए। हम आगरा रहते हैं, राजनगर लोहा मंडी। तो अब यहाँ क्या करने आई है? नहीं, मैं तो थोड़ा इधर गांव में से आई हूँ, मम्मी मेरी गई हुई है दवाई लेने, इसलिए मैं इधर घूमने के लिए आई थी। तो इधर देखा, इधर ये सब हो रहा है। तो ये बस्ती तुम्हारी नहीं है? नहीं, ये हमारी नहीं। क्या नाम है तुम्हारा? रोशनी। रोशनी कहाँ रहती है? मैं खजराए में रहती हूँ। तो ये बस इसी बस्ती में रहती है? नहीं, मैं नहीं रहती हूँ बस। तो फिर क्या कर रही है यहाँ पे? मैं यहाँ पे काम कर भी आ रही थी। 10 दिन हुआ मुझे काम करते, मेरे आदमी को कबाड़ भीनते हुआ। 10 दिन के बाद मुझे पता नहीं कि ये होने वाला है। सुबह से आ गई पुलिस। कितने लोग थे पुलिस वाले? बहुत लोग थे, मैंने साफ देखा नहीं। कितने लोगों को पकड़ के ले गई है? ये 2 बसें भरी थी। आप रहते तो यही इलाके में ही है? नहीं, तो कितने दिन से देखा है ये बस्ती, कितने दिन से बनी है? ये करीब 2 साल से हो रहे। 2 साल से रह रहे हैं लगातार। क्या काम करते हैं ये लोग? ये कबाड़े का ही काम करते हैं। फिलहाल किस तरह से इन लोगों ने फर्जी दस्तावेज तैयार कराए और किस तरह से ये लोग सीमा पार कर भारत में दाखिल हुए, किन लोगों ने इन्हें शरण दी और इनके रैकेट में कौन कौन लोग शामिल हैं, ऐसे कई अनसुलझे सवाल हैं जिन्हें एटीएस पूछताछ के बाद सुलझाने की कोशिश कर रही है। टीम न्यूज़ स्टीम। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी का मिशन डिमोलिशन जारी है। लखनऊ के पार्टी कार्यालय में सपा रालोद के कई नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। इसमें साहब सिंह, राजपाल सैनी, सुषमा पटेल, शालिनी यादव सहित कई बड़े चेहरे शामिल थे। इधर उत्तर प्रदेश में पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्री नरेंद्र कश्यप से ओपी राजभर ने मुलाकात की। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर पिछड़ों में बीजेपी की पकड़ को और मजबूत बनाने को लेकर चर्चा हुई। हमारे संवाददाता ने मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की है, सुनिए। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी इस वक्त मिशन मोड में आ चुकी है। आज जहां एक तरफ तमाम ओबीसी के जो बड़े लीडर्स थे उन्होंने अलग अलग दलों से रिजाइन कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा, तो आज एक महत्वपूर्ण बैठक हुई है। ये बैठक उत्तर प्रदेश के मंत्री नरेंद्र कश्यप जी और जो एनडीए के सहयोगी हैं ओम प्रकाश राजभर, चूंकि वो भाजपा के साथ आ चुके हैं, इन लोगों के बीच में बैठक हुई है। सर, माना जा रहा है कि इस बैठक के दौरान जो ओबीसी वोट बैंक है, जो कह सकते हैं कि जो पिछड़ा समाज है, उसको किस तरीके से बीजेपी के साथ और ज्यादा मजबूत किया जाए, उसको लेकर बातचीत हुई, क्योंकि ये चीजें निकलकर सामने आए। आने वाले समय में बड़े कार्यक्रमों की रचना करेंगे और कोशिश करेंगे कि जो उद्घोषणा भारतीय जनता पार्टी ने
उत्तर प्रदेश की 80 सीटों को जीतने की है, उसको हम सत्य साबित कर सके। इसके लिए आज ओम प्रकाश राजवंशी से विस्तार से बातचीत हुई है। कार्य योजना बनेगी और उत्तर प्रदेश के पिछड़ों को लामबंद करके मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाने का कार्य किया जाएगा। वीडियो जर्नलिस्ट अमित सिंह के साथ अविनाश सिंह, न्यूज स्टेट लखनऊ। सुहेलदेव समाज पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अरविंद राजभर मुरादाबाद संगठन की समीक्षा करने पहुंचे, जहां कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए राजभर ने कहा कि हम पूर्वांचल से संगठन की समीक्षा करते हुए अब पश्चिमांचल में पहुंचे हैं। अब हमारा एनडीए में से गठबंधन है। सुहेलदेव पार्टी अब एनडीए का हिस्सा है और वही समाजवादी पार्टी पर भी निशाना साधा उन्होंने। माननीय अखिलेश यादव जी ने हमारी ताकत को समझने का प्रयास नहीं किया, और अगर समझा भी तो इस स्तर पर समझ लिया कि अगर ये पार्टी इसी प्रकार से संगठनात्मक तरीके से मजबूत होती नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से समाजवादी पार्टी समाप्ति के रास्ते पर चली जाएगी। तो सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की बढ़ती ताकत से भय खा करके अखिलेश यादव जी ने हमसे तलाक ले लिया और हमने तलाक भी दे दिया। गोरखपुर में निषाद महाकुंभ आयोजित किया गया, जिसमें बीजेपी सांसद जयप्रकाश निषाद ने अपनी ताकत दिखाई और इसी के साथ पूर्वांचल में निषाद समाज की रहनुमाई को लेकर बीजेपी सांसद और सहयोगी निषाद पार्टी में कंपटीशन शुरू हो गया है। रिपोर्ट देखिए। गोरखपुर में निषाद महाकुंभ, बीजेपी सांसद ने दिखाई ताकत, निषाद पार्टी से कंपटीशन। बीजेपी के राज्यसभा सांसद जयप्रकाश निषाद ने सोमवार को गोरखपुर के महंत दिग्विजयनाथ पार्क में निषाद महाकुंभ के जरिए अपनी ताकत दिखाई। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के मद्देनजर एक तरफ जब सभी पार्टियां खुद को मजबूत बनाने में जुटी हैं, वहीं पूर्वांचल में निषाद समाज की रहनुमाई को लेकर बीजेपी सांसद और सहयोगी निषाद पार्टी के बीच कंपटीशन शुरू हो गया है। पिछले दिनों दोनों के समर्थक आमने सामने हो गए थे। सोमवार को निषाद महाकुंभ में सांसद जयप्रकाश निषाद ने समाज से एकजुटता का आह्वान किया, कहा कि वो जो कुछ भी है समाज की वजह से ही है। आयोजन का एक ही मकसद था कि हम किसी के हाथ कहीं भी बिकने वाले नहीं हैं। हम अपने हक अधिकार की लड़ाई संवैधानिक तरीके से हम लड़ना चाहते हैं। पूरा समाज चाहता है कि हमें अधिकार मिले, हमारे आने वाले परिवार, बच्चों, नौनिहाल, उनका जो भविष्य है वो उज्जवल हो। उसके लिए उनकी बहुत दिनों से चली आ रही ये अधूरी जो उनकी मांग है ये पूरी हो। इसके लिए समाज चाहता है कि कोई समाज को बेचे नहीं। जयप्रकाश निषाद ने कहा कि समाज की एकता बड़ी ताकत है, वो एक तिनके की तरह है, लेकिन जब समाज खड़ा होता है तब ताकत बनती है। हुकार पहली बार एक संदेश देने का काम किया है। अगर ये अधिकार की बात, समाज की बात ठीक ढंग से संवैधानिक तरीके से भी कोई नहीं सुनेगा तो समाज फिर अगला रणनीति अपने हिसाब से फिर दूसरा कोई स्टेप लेने का जरूर काम करेगा, जब तक मिल नहीं जाएगा। निषाद महाकुंभ में बड़ी तादाद में पहुंचे लोग गोरखपुर, बस्ती और आजमगढ़ मंडल से आए लोग। महाकुंभ के लिए की गई बड़ी तैयारी। कार्यक्रम स्थल पर लगाया गया था जर्मन हैंगर। महाकुंभ में आए नेताओं ने निषादों की उपेक्षा का मुद्दा उठाया, कहा कि निषादों की उपेक्षा लगातार हो रही है, उनको वाजिब हक नहीं मिल रहा है। सांसद समर्थकों ने आरोप लगाया कि निषादों की रहनुमाई का दावा करने वाली निषाद पार्टी के हुक्मरानों को ये नई कवायद रास नहीं आ रही। हमारा यही मांग है कि हमारे समाज का जो मछुआ आरक्षण है उसको सरकार दे, यही हमारी मुख्य मांग है। आप क्या कहें? मेरा मांग ये है, ये इसलिए आज निषाद महाकुंभ लगा है कि जो क्रिमिनल लेयर में निषाद समाज को डाला गया था, भिन्न भिन्न जातियों को, इसी निषाद को भिन्न भिन्न जातियों में डाला गया था, उन्हें एक करके हमारा जो मछुआ समुदाय का आरक्षण है वो आरक्षण SC/ST का मिलना चाहिए। जाति के नाम पर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का गठन जरूर हो गया है, लेकिन अभी भी बहुत कुछ है जो इनके समाज के लिए किया जाना चाहिए। बहरहाल निषाद महाकुंभ के जरिए बीजेपी का मैसेज साफ है कि निषाद की आरक्षण की इस जंग में बीजेपी उनके साथ है। ये मैसेज निषाद समाज की रहनुमा बनी निषाद पार्टी तक अच्छी तरह पहुंच भी गई। टीम न्यूज स्टेट। इधर अमरोहा के गजरौला में श्री वेंकटेश्वरा विश्वविद्यालय के 9वें दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। MBBS के और PhD स्कॉलर्स को उपाधियां दी गई। चिकित्सा क्षेत्र में असाधारण प्रदर्शन और विशिष्ट उपलब्धि हासिल करने वाले मेडिकल की 3 छात्राओं को
क्रमशः स्वर्ण, रजत और कांस्य पदक देकर सम्मानित किया गया। तो कुलाधिपति और मुख्य अतिथि ने एमबीबीएस और पीएचडी के 200 छात्र छात्राओं को उपाधि और मेडल देकर सम्मानित किया। दीक्षांत समारोह को ऊर्जा राज्य मंत्री डॉक्टर सोमेंद्र तोमर ने संबोधित भी किया। ये कार्यक्रम नहीं है, ये उत्सव है। बहुत कम लोग जानते हैं कि स्त्री जो इस तरह साइड में बैठे हुए राइट हैंड में बच्चे, उनके लिए हम सब, मेरे लिए एक उत्सव है। कितना स्ट्रगल के बाद इन लोगों को मैं यहाँ तक पहुँचा पाया, कितना स्ट्रगल इन बच्चों ने किया। सबसे ज्यादा बधाई देता हूँ उनके पेरेंट्स को जिन्होंने मेरे ऊपर भरोसा किया। उन्होंने अपना पैसा और अपना बच्चा मुझे दिया। लखनऊ में सोशल मीडिया पर नोटों की गिनती के वायरल वीडियो पर संज्ञान लेते हुए एटीएस ने बड़ी कार्रवाई की और पुलिस